19 नवंबर को सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और चौंकाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इसके बाद तो सभी लोग चौंक गए। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहा है और किसानों का यह कहना है कि जब तक संसद में इन तमाम कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, वो अपने प्रोटेस्ट से उठने नहीं वाले। 26 नवंबर को किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे थे और उसके बाद ग्रेटर थनबर्ग से लेकर रिहाना तक इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। लेकिन अब इन कानूनों को वापस लेने का फैसला हो चुका है। इसके बाद आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। हमारे साथ तक चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर मौजूद हैं और आपसे पहला सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही का दिन इन कानूनों को वापस लेने का क्यों चुना? देखिए श्रेया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और जब जब उनके राष्ट्र के नाम संदेश की बारी आती है तो लोगों को एक तरह से धुक हो जाती है कि क्या फैसला होगा। आपको याद होगा कि पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, तब से जब भी कोई, या इससे पहले भी जब जैसे नोटबंदी हुई थी, तो हर बार एक कौतूहल रहता है, लोगों के मन में सवाल रहता है। लेकिन इधर पिछले 3-4 मौक़ों पर उन्होंने सिर्फ कोरोना से लेकर अपील ही की थी जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। तो आज भी जब ये बात आई कि आज सुबह सुबह करीब 7-7:15 बजे ये संदेश आया कि आज गुरु पर्व के मौके पर वो अलग अलग कार्यक्रमों में जाएंगे, शुभकामनाएं देंगे और उसके बाद उससे पहले वो राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तभी से ये था कि भाई आप आज क्या अवसर है। क्योंकि जो पिछली बार उन्होंने जब किया था, जब 100 करोड़ टीके लगे थे देश में, तो ये एक अवसर था, लोगों का अंदाज़ा था। आज वाला जो फैसला है वो एक चौंकाने वाला ज़रूर है, लेकिन चौंकाने से ज़्यादा जो है उन्होंने जो इसका कारण बताया कि आज का दिन उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि आज जो है गुरु पर्व है, गुरु नानक जी का जयंती है, या उसकी वजह से उन्होंने आज ये दिन चुना। और जो कि पंजाब के लोग या सिख जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके जो उनका त्यौहार है, उनके पवित्र दिन पर ये फैसला उन्होंने चुना। लेकिन एक और बात मत भूलिए कि चूंकि किसान आंदोलन जो है वो रह कर पिछले साल भर में गर्म होता रहा है। जो पिछला मौका हमने देखा था जबकि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जब किसानों को कुचल दिया गया, उसके बाद ये वापस आंदोलन गर्म हो गया था। अब वापस अगर आप अगले हफ्ते देखें, 26 नवंबर को जब दिल्ली कूच का 1 साल होने वाला था, जो किसान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जो यहाँ आए थे, जो डेरा जमा के अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, तो वापस उनका जमावड़ा होना था अगले हफ्ते से। और ये सरकार के लिए वापस से एक तरह से एम्बेरसमेंट होता, सिरदर्द होता। तो इसलिए एक गुरु पर्व का भी मौका है और एक मौका था कि ये जो उनकी एनिवर्सरी है उसको उनका लाभ ना उठाने दिया जाए, या उसके बाद में पार्लियामेंट का भी सेशन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले सरकार इसको एक तरह से खत्म करना चाहती है। ये तो सारे कारण है जो आप कह सकते हैं सरकारी कारण है, औपचारिक कारण है। लेकिन असली बात यह है कि सरकार को जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, बीजेपी को उसका डर सता रहा है कहीं ना कहीं कि ये कहीं उनको भारी ना पड़ जाए। तो आपने चुनावों के बारे में बात की है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, इसलिए गुरु पर्व का दिन चुना गया पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जो कन्वेंशनल विजडम है वो पहली प्रतिक्रिया लोगों की यही थी कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी ने ये कदम उठाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि पंजाब की जब बात करते हैं कि पंजाब के चुनावों के लिए उन्होंने ये फैसला किया है, तो ये ध्यान रहिए कि पंजाब में बीजेपी कहीं गेम में नहीं है। बीजेपी जो है, अगर 2014 में देख लें, 2019 में भी देख लें, जब पूरे देश में लहर थी, पंजाब में कांग्रेस जीती है या आम आदमी पार्टी जीती है। और बीजेपी का जो पंजाब में अलायंस था वो अकाली दल के साथ था, जो कि अकाली दल ने भी तोड़ दिया, ये कहते हुए कि भाई हम आपके साथ नहीं चल सकते। सबसे पुराना अलायंस था, 30 साल से ज़्यादा वक्त हो गया उस अलायंस को अकाली दल ने ये कह के तोड़ दिया कि हम किसानों की नाराज़गी नहीं जोड़ सकते। तो बीजेपी चाहे कितनी भी कह ले, कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी पंजाब में अभी तक तो मुकाबले में है नहीं। हो सकता है कि इसके बाद वो अकाली दल के साथ अलायंस कर लें, क्योंकि अकाली दल की जो शिकायत थी वो प्राइमरली इसी को लेकर थी कि किसान कानूनों की वजह से जो नाराज़गी, इसलिए हमने तोड़ लिया। अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस से अलग हुए हैं, उन्होंने भी आज बीजेपी को बधाई दी है। वो भी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ जा सकता हूं। पर ये बीजेपी अकेले के दम पे पंजाब में कुछ कर नहीं सकती। अभी भी जो माना जा रहा है, जो अब तक ओपिनियन पोल आए हैं, उसमें यही कहा गया है कि भाई जो मुकाबला है वो या तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कुछ हद तक अकाली दल के बीच में। तो बीजेपी स्टैंड अलोन इस गेम में कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि ये फैसला सिर्फ पंजाब के लिए किया गया है, नेचुरली पंजाब में इसका कोई लाभ उनको मिल सकता है, नुकसान हो सकता है, तो पंजाब तो एक कारण है। लेकिन मेरी नज़र में जो बड़ा कारण है वो है उत्तर प्रदेश का
विधानसभा लेकिन कैसे, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं कि सरकार ने ये कानून वापस लिए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो कैसे? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने पिछले हफ्ते सुना होगा, अमित शाह जब उत्तर प्रदेश में जब प्रचार करने गए थे तो बार बार वो ये कह रहे हैं कि 2024 का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होके गुजरेगा। मतलब अगर आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे तब 2024 में आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे। तो उनका कहना यह है कि अगर योगी को आपने नहीं बनाया तो इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि 2024 का चुनाव बीजेपी लोकसभा का हार सकती है, क्योंकि लोकसभा की जो सीटें आती है 80 सीटें, उसमें से 70 सीटें 65 सीटें बीजेपी लगातार वहां जीतती रही है। तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो उसको हार का सामना करना पड़े, कोई भी कारण ना हो। तो जो बोलते हैं ना कि कोई भी मतलब आप कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहते। तो अब इसमें ये समझिए कि अब तक जो आंदोलन था, हमारा कन्वेंशनल विजडम ये था कि हरियाणा के ही किसान हैं या पंजाब के ही किसान हैं, कुछ हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और ये माना जा रहा था कि इनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई, जहां मंत्री के बेटे पर आरोप लगा कि उन्होंने किसानों को कुचल दिया जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके बाद में ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से ये लखीमपुर खीरी तक भी पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं एक मतलब बीजेपी वैसे ही 5 साल से सरकार चला रही है, एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी है उसके सामने, महंगाई की बातें हैं। तो ये होता है ना कि जब चुनाव आप लड़ने जाते हैं तो आप अपनी जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी विघ्न हो सकते हैं, उनको आप दूर करना चाहते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से करीब अलग अलग अनुमान है कि 100 से 125 सीटें इस इलाके से आती है। अब अगर आप उसको रिस्क कर रहे हैं क्योंकि आप एक वर्ग को नाराज कर रहे हैं, और जो जाट समुदाय हैं जो कि किसानी करता है, जो एक बड़ा तबका रहा है, जो अब तक 2014 में, 2017 में, 2019 में बीजेपी का समर्थन करता रहा है, लेकिन अब टिकैत जो है वो खुलकर इसके सामने आ गए हैं। तो जाट और मुसलमानों के गठजोड़ की बात चल रही है। तो ऐसे में बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती यूपी को लेकर। तो इसलिए जब ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये फैसला जो किया गया है ये पंजाब के लिए किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब से ज़्यादा स्टेक बीजेपी का वो है उत्तर प्रदेश में। और जब मैंने कहा कि वो क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है देश का, उस पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई बीजेपी ने 2017 में, 2014 और 2019 में उन्होंने जीता। और एक मत भूलिएगा कि सतपाल मलिक जो कि अभी मेघालय के गवर्नर है, शायद पहले जम्मू कश्मीर के होते थे, अलग अलग राज्यों में रहे, वो लगातार एक बात ये कह रहा है कि जो बीजेपी के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, इसका परिणाम 2022 में भले ही ना मिले, 2024 में जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने जो बोलते हैं कि दे आर ट्राइंग टू कट देयर लॉसेस, कि इससे नुकसान तो हो गया है, अब नुकसान आप कितना कम कर सकते हो। तो वो इसलिए ये फैसला अब किया गया है, क्योंकि अब नवंबर आ गया है, फरवरी में चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो 3 महीने पहले तक आपके पास समय है अपने जो भी 100 दिन बचते हैं उसमें अपने लॉसेस कट करने। तो क्या इससे राकेश टिकैत फैक्टर जो है पश्चिमी यूपी में, उसे खत्म कर दिया है सरकार ने? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसको खत्म कर दिया है, क्योंकि किसानों का रिएक्शन अभी भी ये है कि किसानों को तो नेचुरली अब इसमें मानना पड़ेगा। अब वो नहीं मांगे लेके आ सकते हैं, लेकिन उनकी उतनी महत्व नहीं रह जाएगा। जैसे कि उनका कहना हो सकता है कि एमएसपी के लिए भी हमको कानून बना के दीजिए, वो ये कह सकते हैं कि बिजली वाला जो कानून है वो भी वापस लीजिए, जो बिजली के प्राइवेटाइजेशन वाली बात है। तो अभी किसानों का जो रुख है वो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि जो बोलते हैं ना, आपको एक खून लग गया, मतलब एक जो मोदी के विरोधी लोग हैं, चाहे वो राकेश टिकैत के रूप में हो या चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों, उनको एक तरह से दे हैव टेस्टेड द विक्ट्री। अब तक जो है वो ये माना जाता था कि वो इनविंसिबल है, मोदी अगर कुछ कर देते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते। अगला सवाल यही पूछने वाली थी, एक्चुअली ये 2 पार्ट्स में एक सवाल है। पहला तो ये कि चाहे वो सीए के बारे में बात रही हो, सरकार अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग छवि लेकर आई है कि हम अपने फैसलों पे झुकते नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने ये कानून वापस लिए हैं, क्या सरकार की छवि को नुकसान होगा और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? देखिए, सरकार की ये छवि ज़रूर रही है कि वो सरकार बड़े दबंग सरकार है, बिल्कुल निडर है और जो फैसले लेती है उससे पीछे नहीं हटती है। और हमने इसके उदाहरण भी देखे हैं। सरकार ने जैसे मान लीजिए नोटबंदी का फैसला लिया, उससे वो पीछे नहीं हटे, मतलब उसमें हटने का खैर उसमें कोई चांस ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जब जीएसटी आया तो जीएसटी का भी भारी विरोध हुआ, लेकिन सरकार उस फैसले पे बनी रही। तो अब आपने जैसे कहा कि भाई जो नागरिकता कानून था उसकी भी बात है, तो उसका भी विरोध हुआ। लेकिन वो ध्यान रखिए कि नागरिकता कानून हो या जो
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो, उसको जब भारी विरोध हुआ, उसका कुछ कारण ये भी रहा कि चूंकि कोरोना हो गया तो आबादी की जो गिनती होनी थी वो रुक गई, पर उसको भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये माना नहीं है कि उन्होंने कि भाई, और पूछा भी गया जब गृह मंत्री से, तो अलग अलग समय पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से अभी रुका हुआ है, इस पर भी अभी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात है कि 370 हटा दिया, या राम मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, लेकिन सरकार इसी का श्रेय अपने बीजेपी के लोग अपने ही पास से लेते कि हमने करवा दिया, मंदिर बन गया, 370 हट गया। तो ये जो कड़े फैसले और उस पर बने रहने की जो छवि थी, उस पर कहीं ना कहीं जरूर जो आप कह रही हैं उसको धक्का लगा है। इसके रिपरकशन जो हमने कहा ना कि सरकार ने वापस ले लिया, अब चाहे राकेश टिकैत हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हें ये लग गया है कि सरकार अपने फैसलों से पीछे आ सकती है। तो क्या ये सरकार के लिए आने वाले समय में नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, ये हो सकता है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो कि भाई मान लीजिए सरकार को बैकफुट पे ला दिया और अब सरकार कोई भी फैसले करेगी, विपक्ष का जो काम होता है उसमें अड़ंगा डालना या उसको रोकना, तो वो हो सकता है हमको आने वाले दिनों में अलग अलग चीज़ों में देखने मिले। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जो भूमि अधिग्रहण को लेकर नरेंद्र मोदी ने 2015 में जो बिल लाया था, उसका अध्यादेश लाया था, तो उसको उन्होंने वापस ले लिया था। उसको 2 बार उसकी अवधि बढ़ाई गई, लेकिन जब ये देखा गया तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि सरकार इसको लैप्स होने देगी, मतलब उसको कानून बनने से रोका गया। उस समय भी बात यही कही गई थी कि भाई जो ज़मीन है, किसानों का ही डर था कि भाई किसानों की ज़मीन चली जाएगी। तो ये था कि भाई अगर आपको इस देश का में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, जो चीन से मुकाबला करना है, बड़े बड़े उद्योग लगाना है, तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो ज़मीन की होती है। तो वो ज़मीन के जो अधिग्रहण के लिए जो कानून था, केंद्रीय कानून था, वो लोग भूल गए इस बात को कि उसको इसी सरकार ने वापस लिया था। तो अभी भी एक बात ध्यान रखिए श्रेया, कि जटिलता इस देश में, जब भी कोई आप आर्थिक सुधार करने जाते हैं तो बहुत जटिलता रहती है। हाल में एयर इंडिया की बिक्री हुई, टाटा को दे दिया गया। ये पिछले 20 बरस से इस पर कोशिश चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले NDA 1 में उसकी कोशिश की थी, अब 20 साल बाद जाके वो हो पाया है। तो ये भी एक तरह का बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो किसानों को लेकर किया गया था सरकार ने, लेकिन इस पर पीछे हट गए। चाहे वो जमीन के अधिग्रहण का मामला हो, उसमें केंद्र सरकार ने एक रास्ता ये निकाला कि अलग अलग राज्यों को कह दिया कि आप अपने लेवल पे वो कानून बना लीजिए, लेकिन केंद्र सरकार पहले भी पीछे हट चुकी है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि किसानों का क्या होगा अब इस फैसले के बाद? देखिए, किसानों का क्या होगा, दुर्भाग्य से बात यह है कि जैसे अगर आपको याद होगा कि इसी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वादा किया कि 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये 5 साल पहले का वादा है, और जितने भी कैलकुलेशंस, जितने भी अर्थशास्त्री बताते हैं कि ये कहीं दूर दूर तक होने नहीं जा रहा है। तो किसानों के लिए तो ये एक तरह से मतलब जो सरकार कहना चाह रही थी, जो इसको सेल कर रही थी जब लोगों को, किसानों को, तो वो ये कह रही थी कि भाई आपको, आज भी प्रधानमंत्री ने यही बात कही कि ये जो कानून थे प्राइमरली ये क्या कर रहे थे, प्राइमरली ये कह रहे हैं कि भाई जैसे मैं उपज देता हूँ, मैं अपना जो सामान बनाता हूँ, सामान से मेरा मतलब जो उनका उत्पादन है, वो उसको एक से अधिक खरीदार मिलेगा। जब आपके पास एक और मंडी आएगी तो जब 2 खरीदार होंगे तो उनमें कंपटीशन होगी और आपको फायदा होगा। लेकिन किसानों को लगा कि भाई उसमें MSP नहीं है, और MSP नहीं है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनको मिलता है वो नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चक्कर में सरकार तो हर साल उतनी ही मात्रा में उसको 10%, 5% तक बढ़ाती रहेगी। उसमें कोई बहुत क्वांटम जंप नहीं आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा कोई जंप कभी भी आएगा नहीं, क्योंकि जो सरकार भी देती है वो बाजार से कई बार ज़्यादा दाम देती है। तो जो खेती किसानी में बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन लाने का भी एक मौका था, वो अब जाता रहा क्योंकि सरकार ने ये कानून पीछे ले लिए। तो ये मतलब अगर आप देखें कि ये एक बड़ा आर्थिक सुधार था। सरकार की गलती इसमें यही रही कि उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने जैसे 370 हटा दिया, जैसे उन्होंने नागरिकता कानून ला दिया, उनको लगा कि वो बुलडोजर चला के ये भी पार कर लेंगे। लेकिन यहाँ उनका कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुआ, जिसको आज उन्होंने माफ़ी भी मांगी इस बात के लिए कि हमसे कहीं ना कहीं भूल हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात नैरेट की जाती ठीक से कि भाई मार्केट फ्रेंडली होना है, मतलब हम सब लोग इसके लाभार्थी है कि इस देश में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ 1991 के बाद में, तो 30 सालों में देश की इकोनॉमी ने ग्रो किया। तो ये इसके भी फायदे हो सकता है हमें अगले कुछ वर्षों में मिलते हैं। लेकिन अब ये एक पीछे मुड़ने वाला कदम सरकार ने उठाया है। तो किसानों को सरकार 1200 रुपये और 6000 रुपये महीने और साल के पैसे दे सकती है, एक ग्रांट देती रह सकती है, लेकिन ग्रांट ही है, अनुदान ही है, दान ही है। वो आपकी कमाई बढ़ने का जो जरिया है, उसकी जो एक रास्ता खुल सकता था वो फिलहाल के लिए बंद हो गया है। मैं इसी पे हमारा आखिरी क्वेश्चन है,
और ये है कि हरियाणा हो, पंजाब हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ के ही किसान ज़्यादातर इस कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। अब जब सरकार ने ये ड्राफ्ट इसके लिए बनाया होगा कानून के लिए, तो लंबे समय के लिए बनाया होगा, लंबे समय तक रिसर्च की होगी, उसके बाद फिर वो संसद में जाता है। जब सरकार ने इस पर इतनी रिसर्च की थी, उसके बाद भी सरकार इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थी कि इसको वापस लेना पड़ा? देखिए, सरकार के कॉन्फिडेंस का कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी हो या जो शरद पवार हैं, जो कि बड़े किसान नेता है, ये सब लोग इस बात के लिए कहते हैं कि जो कृषि उपज मंडी है, जो एपीएमसी जिसको आप कहते हैं, जिसके कानून में परिवर्तन की बात थी कि भाई ये सारा सामान उसी मंडी में बिकना है, तो इसमें सुधार की लगातार हर कोई वकालत करता रहा। मतलब वो कांग्रेस ने भी अपने समय में की थी और बीजेपी भी अपने समय में करती रही थी। तो सरकार को ये लगा नहीं था, उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था। और जब आप ये देखिए कि ये जब कानून पास हुए थे, जो कि पिछले वर्ष पास हुए थे, उस समय सरकार को कहीं कोई चुनौती नहीं थी पॉलिटिकली, मतलब कोविड के टाइम के वजह से भी, और जनरली कहीं पर भी कोई पॉलिटिकल ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके टक्कर में कोई खड़ा हो सकता है या उसको कोई रास्ता रोक सकता है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इसको बार बार, देखिए जब भी कोई कानून बनता है तो आमतौर पे क्या होता है, वो एक सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है। सिलेक्ट कमेटी के पास जाने का मतलब ये होता है कि भाई वो अलग अलग जो दल होते हैं वो उस पर चर्चा करते हैं, उसमें कई वर्ष लग जाते हैं। इसमें सरकार ने बहुत जल्दबाजी दिखाई कि भाई नहीं, हमारे पास बहुमत है और हम पास कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया कि इसको इस तरह से कहीं से विरोध हो जाएगा और लोग दिल्ली में आके डेरा दबा लेंगे। तो ये जो है सबसे बड़ी इसकी वजह रही। तो मुझे लगता है कि तमाम सवाल जो आप लोगों के जहन में थे, उन तमाम सवालों का जवाब हमने इस वीडियो के जरिए देने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मंडे टू फ्राइडे हम इसी तरह के वीडियो आप तक लाते रहेंगे। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।